अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खलफशार की अगर बात की जाए तो खान साहब ने जेल से जो बयान दिया वो इसी तरफ इशारा कर रहा था कि उनकी पार्टी के बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं जिस पर वो ऑन बोर्ड नहीं हैं। इसके अलावा पार्टी के अंदर बहुत से रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते दिखाई दे रहे हैं। शहरयार अफरीदी साहब ने भी ये रिसेंटली बात की है कि पार्टी के लिए मेहनत हमने की, एक्टिविज़म हमने किया, लेकिन ओहदे उन लोगों को मिल रहे हैं जो कि इस पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे और जो डिज़र्व ही नहीं करते। इसके साथ साथ ये कि अब बात की जा रही है कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई के हवाले से बयानिया चेंज नहीं हुआ, उसके बावजूद खान साहब ने यह कहा कि अगर मैं बाजवा साहब से बात कर सकता हूँ तो फिर किसी और से भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा कि 1970 की तरह की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जो कि वो रिपीटेडली कहते आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से ये जेस्चर दिए दाना, इसका क्या मतलब है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात का जो मामला है उसमें डेडलॉक बरकरार है केपी के अंदर, क्योंकि 11 सीटें जो वहाँ से थीं उसके ऊपर पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाब जो हुआ उस पर हल बर्दारी ना होने के बायस उसको रुकवाया गया। और अब तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि फॉर्मली चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब कल होने जा रहा है इसको वो चैलेंज करेंगे। इसके लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने 5 सेनेटर्स की तरफ से ये दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि इस इंतखाब को रुकवाया जाए। तो आया कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात भी पाकिस्तान के अंदर कितना स्मूथली आगे चल पाते हैं या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अंदरूनी लड़ाई की खबरें सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं बल्कि नून लीग से भी निकल सकती हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो बयान दिया गया मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उसको भी ये कहा जा रहा है कि ये एक इनिशियल साइन है इस बात का कि PMLN के अंदर से भी डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तूल पकड़ती जाएंगी। और दूसरी तरफ जो अदलिया के हवाले से बात की जा रही है, आज जिस तरह से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक रेफरेंस के हवाले से ये गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे ऐसे फ़ैसले हैं जिनको पॉलिटिक्स से लिंक किया जा रहा है, जिससे तासुर ये मिला कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर भी एग्जर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो इस सूरत हाल में ईद के बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या इसका कोई हल मौजूद है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता खुला है, क्योंकि उनका रिपीटेडली ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। और नसरुल्लाह मलिक साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइए कि एक तरफ ये तासुर, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी भी इस्लामाबाद में इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने कह दिया कि किसी सूरत डील नहीं करूँगा, आपने नवाज शरीफ को या जरदारी साहब को फ़तह कर लिया माजी में, मुझे आप फ़तह नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हमने सुना कि कोर कमांडर हाउस में वज़ीर आला KP जाके मुलाकात करते हैं। तो ये क्या 2 pronged स्ट्रेटजी है कि एक तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हार्डकोर लाइन ले रहे हैं, या कन्फ्यूजन है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बेसिकली अगर आप इमरान खान साहब की शख्सियत को थोड़ा सा स्टडी कर लें तो आपके लिए इजी होगा। ये पहले गिरेबान पकड़ते हैं और थोड़ी देर बाद पाँव पकड़ लेते हैं। ये जो बहादुरी के दावे हैं वो आपने देख लिए। जब ये अरेस्ट हुए, जेल जाने से कितना डरते थे, और जेल में अब ये मजबूरी से रह रहे हैं, कोई खुशी से नहीं रह रहे। और ये चाहते हैं कि मेरा कोई ऐसा डील बन जाए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये लड़के एस्टैब्लिशमेंट से जीत नहीं सकते। नो डाउट कि इनको वोट पड़ा है, इनके लोग जीत के आगे हैं। वो लोग जीत के आए हैं जो मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ में नहीं थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, टिकट मिल गई, कोई ले नहीं रहा था, जीत गए। वहां तक तो बात ठीक लगती है। लेकिन वो भी एक और बात भी मैं करता चलूं कि ये जो वोट पड़ा, ये मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट पड़ा। अब वो एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि वो ये क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बात का एतबार नहीं। जितने लोगों से इन्होंने काम किए एस्टेब्लिशमेंट से, जिनके साथ ही रहे, इन्होंने बाद में उन सबको मुद्दे इल्जाम ठहराया कि जी मेरी गवर्नमेंट गिरने में कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज, इन्होंने सारों के खिलाफ, बाजवा हो, जनरल फैज हो, या और भी जितने लोग इसमें शामिल थे, इन्होंने एक को नहीं छोड़ा। तो बेसिकली एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है कि कौन इनकी बात पे एतबार करे। अपने आप को वो माचो दिखाने के लिए कि जी मैं बहुत बहादुर हूं, वो ये इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं
या उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ये समझते हैं कि बहुत ही बहादुर और बहुत ही बड़ा लीडर है। ऐसा नहीं है, इनको डील एक्चुअली ऑफर हो नहीं रही। जो डेस्परेशन है नेचुरली, दूसरी साइड जो अदलिया है उसमें एक रुझान जरूर है इनकी फेवर में, या जो एस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन की सूरत में वहां से इनको रिलीफ पहले भी बहुत मिले, अनबिलीवेबल रिलीफ मिले। अब भी ये जो इनके लोग समझ रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो वो शायद अदलिया ही हो। इनका एस्टेब्लिशमेंट से मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग हो सकेगा अनटिल कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनके ऊपर कोई रिजल्ट निकल आए, लोगों को सजा हो, और ये जो केसेस इनके हैं जिस स्पीड से इनकी अपील्स लग रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। शाह साहब, यहाँ पे लोगों की 5-5, 6-6 साल अपील्स नहीं लगती। बिल्कुल, मैं आपको लाखों मिसालें दे सकता हूं, लेकिन इनकी अपील 2 महीने में लग जाए और एक हफ्ते में फैसला भी हो जाता है। तो ये जो जजेस की तकसीम और रुझान है ये भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब देखें 6 जजों ने लेटर लिखा इकट्ठे होके, तो ये जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में यूनियन बनना, एक माइंडसेट कर लेना। हालांकि इनसे पहले जो जज बेचारे फारग हुए, जिनका ये अभी जो है वो नाम बार बार लेते हैं, तो उनको तो बेचारों को इन्होंने सोशल बाइकाट किया, किसी एक ने साथ नहीं दिया उसका। अभी 6 जज इकट्ठे होकर लेटर लिख रहे हैं। ठीक, तो ये मुझे तो एक ऐसा रुझान लग रहा है जो ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, ना इस मुल्क में कोई टेम्परेचर कम होगा। और बेग साहब, वो जो 6 जजेस जो मुतालबा कर रहे थे जस्टिस शौकत के इल्जामात की तहकीकात का, तो जब उन्होंने वो इल्जामात लगाए थे उस वक्त तहरीक इंसाफ उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी। ये भी इंटरेस्टिंग है। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, ये बुशरा बीबी के हवाले से भी जो बयानात सामने आते रहे, उन्होंने ये भी कहा कि स्लो पॉइजनिंग की गई है, उसमें भी नाम ले लिए, दूसरी तरफ ये मुलाकातें भी हो रही हैं कोर कमांडर हाउस में, तो स्ट्रैटेजी क्या है फिर, आपको क्या समझ आ रही है? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखें, अगर मैं इस बात को जो मोहसिन बेग साहब ने की उसको आगे बढ़ाऊं, तो इस वक्त डील की ज़रूरत किसको है? इस वक्त क्या मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को किसी डील की ज़रूरत है, या इमरान खान साहब को डील की ज़रूरत है? इसका अगर आप जायज़ा लें, बयानात ख्वाहिशात को एक साइड पर रख दें, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं। इमरान खान साहब की जो लीडरशिप में 9 मई के मुकदमात में वो मुलवस है, उनकी लीडरशिप बहुत से लोग इस वक्त इश्तिहारी हैं। बाकी इमरान खान साहब के खिलाफ अपने केसेस जिनका वो सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जेल में है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है जी, फौजी अफसरान के खिलाफ तो कोई केस नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कोई डील चाहिए हो। हाँ, ये बात ज़रूर की जाती है जी कि परसेप्शन जो है वो फौजी इदारे की, वो आवाम के अंदर जो है वो PTI के ट्रॉल्स या PTI की कंपेन की वजह से वो मुतासर हुई है। तो क्या फ़ौज इलेक्शन लड़ने जा रही है? आने वाले दिनों में कोई ऐसे इलेक्शन तो नहीं जिसमें फौज ने पार्टिसिपेट करना है। मसला ये है कि इमरान खान साहब, जो बेग साहब ने बात की, बड़ी बुनियादी बात है। डील की ज़रूरत इमरान खान साहब को है। सही। 70 से ज़्यादा साल से ज़्यादा उम्र के शख्स को, जिसने पॉलिटिक्स में रहना है, उसको सियासी मैदान से अगर बाहर निकाल दिया गया है, वो मौजूद नहीं है, उससे वापस आना है, उसे एंट्री चाहिए, उसे चाहिए कि वो आके सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करे। उम्र के इस हिस्से में देखिए, मियां नवाज सब इसी हिस्से में हैं, तो ये सियासतदान की ज़रूरत होती है कि वो मैदान में रहे। इमरान खान साहब मैदान से आउट हो चुके हैं। अब वफाक के अंदर हुकूमत कायम हो चुकी है, 3 सूबों में सूबाई हुकूमतें हैं, 4थे सूबे के अंदर जो उनकी अपनी हुकूमत है वो इस वक्त भी कोर हेडक्वार्टर्स में जाके ब्रीफिंग लेती है आर्मी अफसरान से, कोर कमांडर पेशावर से मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पे जिस तरह ख़राब है, आपको फौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर रख के वहाँ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब या उनके लोग कहते हैं जी कोई डील की ऑफर कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है। अच्छा। ना उन्हें कोई डील की ऑफर की जा रही है, ना उनसे कोई डायलॉग हो रहा है, ना उनसे कोई सवाल से बातचीत हो रही है। 9 मई एक ऐसी चीज़ है, अगरचे PTI का मौक़िफ़ है कि ऐसे पहले भी बयानात होते रहे हैं, 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं, जिस तरीके से हमले किए गए, जिस तरीके से कोर हेडक्वार्टर को जलाया गया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, मुल्क के 7 इदारों के दफातर के बाहर फायरिंग की गई, पेशावर की फायरिंग आपने देखी होगी, जिस तरीके से फायरिंग की गई। वो सरदार लतीफ़ कोसा इसको इनसाइड जॉब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हम बचपन से देख रहे हैं कि खुद करवा के हम पे इल्ज़ाम लग जाता है। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है ना, ये एक और जंग छेड़ने वाली बात है कि आपने उनके ऊपर हमले किए और फिर आप उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब इससे बरी जुम्मा हो नहीं सकते, इल्ला ये कि वो माफ़ी मांगे, इल्ला ये कि वो आके पब्लिकली के ये कहें कि जी हमने गलत किया था, हम कौम से शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी मांगते हैं।
उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सारी स्टेटमेंट्स आप निकाल लीजिए। जिस तरह रोज उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे लोग कहां जाते हैं, बिल्कुल वो यकीनी बात है, कोई कमांडर हाउस जाते हैं, कोई हेडक्वार्टर जाते हैं, GHQ जाते हैं, ये उनके अपने अल्फाज हैं, उनका रिस्पॉन्स तो आएगा, उनका रिस्पांस तो आएगा, वो लोग वहीं जाने थे। जब आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये तय कर चुकी थी कि वो जनरल हेडक्वार्टर GHQ जाएगी, तो फिर आप उससे बरी जुमा कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। फिर जो बयानात हैं, जो वीडियोस हैं, जो उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसकी मौजूदगी में आप कतन 9 मई से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये बहस होती रहेगी कि माजी में जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे उनको स्पेस मिल गई, इमरान खान साहब को भी स्पेस मिल जाएगी। इमरान खान साहब का जुर्म उनसे कहीं बड़ा है। अच्छा। इसलिए इमरान खान साहब के लिए इतनी आसानी से कोई रास्ता नजर कम से कम मुझे नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मजहर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, बेग साहब कह रहे हैं कि अव्वल तो कोई कन्वर्सेशन करने का प्लान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खान साहब जो बात करते हैं उसको रिवर्ट कर लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ऐसा प्लान इन प्लेस है भी नहीं, क्योंकि 9 मई में जिस तरह से उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, इसके बाद कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है मुख्तलिफ हलकों में उनके लिए। जी शुक्रिया मजमून। देखिए, ये तो जाहिर है, मैं आप या किसी का भी तज्जिया हो सकता है कि किसके साथ बातचीत हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही, क्योंकि ना मैं अपनी सोर्स को कोट कर सकता हूँ, ना मलिक साहब अपनी सोर्स को कोट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सियासत में, हमारी सियासी तारीख में ऐसा होता नहीं है कि किसी से कभी राब्ते ना रहे हों। दूसरी बात ये कि 9 मई का, बिल्कुल मलिक साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक है कि 9 मई का जो वाक़या है वो बिल्कुल एक गैर मामूली वाक़या है। सवाल ये है कि इस वाक़े को अब 1 साल होने को आया है, क्या इमरान खान साहब के ऊपर इसके हवाले से कोई ट्रायल अब तक शुरू हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अगर कोई केस इतना सीधा सादा बिल्कुल सामने नजर आने वाला है, जिसकी वीडियो भी है, जिसके बारे में शक्लें भी नजर आ रही हैं, जिसके बारे में और भी कई रिपोर्ट्स होंगी, सवाल यह है कि उसका मुकदमा क्यों नहीं चल रहा और उस मुकदमे को चला के अब तक सजा क्यों नहीं हुई? यानी हमने अगर बहुत कई महीनों बाद सजा सुनी तो कोई 50-53 लोगों को सजा दे दी गई। जिसको हम मास्टरमाइंड कह रहे हैं, जिसको हम सारा मेन मुल्जिम कह रहे हैं 9 मई का, उसका केस क्यों नहीं चला अब तक? मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि इमरान खान साहब अगर मास्टरमाइंड थे, इमरान खान साहब पे अगर इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं, तो मुझे ताज्जुब है कि इतने 11 महीने हो चुके हैं अब इस वाक़े को, तो मुकदमा क्यों नहीं चल रहा? और मुकदमा चल के अगर इल्ज़ाम साबित होता है, सज़ा दें, उस पर हाई कोर्ट में अपील करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते रहेंगे, जो भी सज़ा का तयन करना है, सज़ा का कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। लेकिन एक केस को ख़त्म करें ना, एक केस को बुनियाद बना के उस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। इतना संजीदा केस है, इतना सीरियस केस है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेग साहब, आप क्या समझते हैं इस पर जो बात कर रहे हैं मदर साहब भी? एक तरफ बेग साहब आपने खुद कहा कि बहुत जल्दी केसेस लगा दिए जाते हैं तहरीक इंसाफ के, जो आम आवाम को उतनी एक्सेस नहीं होती। दूसरी तरफ जो मदर साहब बात कर रहे हैं कि अगर 9 मई में कोई परपेट्रेटर है, कोई कल्परेट है, तो उसका नाम भी मालूम है, वो जेल में भी है, फिर ट्रायल क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा? तो क्या ये सहूलतकारी है या इनएबिलिटी है? अच्छा मुजम्मल, उसमें 2 चीज़ें थी। मैंने ये बहुत बार ये पॉइंट उठाया, तो उसके जवाब में ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के अंदर स्टे दिया हुआ है, लेकिन ये जो लोग जेलों में हैं या जो जेलों से बाहर हैं या मफरूर हैं, आप उसको एक टेररिज्म कोर्ट में चला सकते थे। अभी जैसे गुजरांवाला की एक कोर्ट में वो ट्रायल चला, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों वेट किया गया इतना लंबा और मिलिट्री कोर्ट से ही उनको सजाएं दिलवाने का। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या तहरीक इंसाफ को छोड़ा और वो होलसेल में लोग थे और वो निकल गए, और जो बेचारे जेलों में हैं, इनको इंस्टिगेट, इनको प्रवोक उन्होंने ही किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जेल में लोग हैं उनके साथ 1 साल तक जेल में रखना विदाउट अ ट्रायल वो ज्यादती है। और आपने सारे लीडरान को, वो जो कहते थे कि जी नेक्स्ट स्टॉप हडियाला, वो सारे एंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम।
और वर्कर जो है जो इनके बहकावे में आए वो बेचारे जेल में है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार है और उस पर जुडिशरी ने भी कोई काम नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली ऑर्डर आया कि जी जिनके सजाएं दे दें, जिनकी सजाएं पूरी हो जाती हैं इससे पहले रिहा कर दें। मतलब वो एक पार्शल ऑर्डर था जो कि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था। पिक एंड चूज नहीं होता, आप ऑर्डर करते या ट्रायल होगा या नहीं होगा, ताकि वो बेचारे लोग एक साइड पे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं इस बात पे कि एक तो जुडिशरी की जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इतनी स्पाइन है कि वो इस तरह के केसेस को फेयरली ट्राई कर ले, जज कर ले। दूसरी चीज़ ये कि खान साहब ये कहते हैं कि अगर हमने 2 मरतबा बाजवा साहब से मुलाकात कर ली है तो अब भी किसी से भी बात करने को तैयार हैं। अब ये किसी से भी बात करने में PMLN और पीपल्स पार्टी भी शामिल है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब या उनकी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN से बातचीत करना चाहती है। अगर वो बातचीत करना के मूड में होते या बातचीत करते तो शायद ये नौबत ना आती, इमरान खान आज जेल के अंदर ना होते। इमरान खान साहब ने 2011 के बाद जब ये डिसाइड किया कि वो इस हाइब्रिड सिस्टम के तहत हुकूमत लेना चाहते हैं, उन्होंने फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ हुकूमत में पहुंचना है, उसके बाद से वो दरवाज़ा सियासतदानों के लिए बंद कर चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहते हैं। इसी सपोर्ट की बुनियाद पर वो जो है 2018 के इलेक्शन जीत कर आए थे और अब भी वो समझते हैं, उनकी सोच है कि ये दोनों सियासी जमातें सियासत में नहीं होनी चाहिए, उन्हें अकेले को होना चाहिए और फौज उनके साथ और मिलकर वो हाइब्रिड सिस्टम जो आज हम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहते हैं, वो इसी निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वही पॉलिसी है कि तालिबान से बात हो सकती है, इनसे नहीं हो सकती। इनसे बात नहीं हो सकती। दूसरी बात जो मजहर साहब ने की या बेग साहब ने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम इसे निगेट करें तो शायद हम बेईमानी करेंगे। वो ये है कि आज अगर गवर्नेंस का हमें प्रॉब्लम है तो उसमें हमारे सारे इदारे पोलिटिसाइज हो चुके हैं। बिल्कुल। और आज हमें ये मानना चाहिए कि माजी की इस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ, माजी की सियासतदानों की गलतियाँ, माजी की अदलिया की गलतियाँ, आज हमें इस मकाम पे उन्होंने ला खड़ा किया है कि अब हमें समझ नहीं आता कि हम आगे बढ़ना कैसे है। ये जो अदालतों की बात की जाती है, इस अदालतों में जिस तरीके से जजेस इंडक्ट होते रहे, चैम्बर्स के जज इंडक्ट होते रहे, फलां चैम्बर के जज आ जाएगा जी, फलां जज साहब उनका बेटा आ जाएगा, ये जिस तरीके से जजेस की इंडक्शन हुई है माजी में और आज तक होती आ रही है, उसके नतीजे में आप कैसे कह सकते हो? और बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाता है कि अगर इस बेंच में गया तो ये मामला होगा, इस बेंच में गया तो ये मामला होगा। अब तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची है। आज भी आप एक वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे कि अगर पुलिस को किसी वकील साहब को किसी मुकदमे में अदालत में पेश करना पड़ता है तो वहाँ वकील मिलकर उसको मारते हैं जी। उनको अदालतों में पेश नहीं होने दिया जाता। तो अब इस सूरत हाल में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये मसाइल आपके हैं, ये चैलेंज है। इस चैलेंज के साथ निपटने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि कानून की हुक्मरानी आपको करनी पड़े। ठीक है। मदर साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ जो ये बयानिया कहा जाता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट मिलना PTI के लिए एक लाइफ सेविंग चीज़ बन गई, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले की पजीराई अगर देख ली जाए PTI की, तो वो अपनी ही हुकूमत के अंडर बाई इलेक्शंस हारते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सिंपथी वोटर साथ जुड़ा, जिसको ये बताया गया कि मुझे निकाल दिया गया और गलत तरीके से निकाला गया, तो फिर पजीराई मिलना शुरू हुई। अब अगर ये कोई डील हो जाती है या अब अगर कोई बात सुन ली जाती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI की, तो फिर उस बयानिए का क्या होगा जिसकी बुनियाद पे ही पॉपुलैरिटी है, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि है हमारे पास? जी, नुकसान होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया मजबूत हुआ जब उन्होंने सबसे पहले 93 में ये कहा पब्लिक टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न पे आके कि मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा। उसके बाद की सूरत हाल जो पैदा हुई उसमें ज़ाहिर है उनको गुलाम साह खान दोनों को जाना पड़ा और फिर इलेक्शन भी नवाज शरीफ साहब उसके बाद हार गए। 97 में 2/3 मेजॉरिटी से नवाज शरीफ आते हैं, लेकिन बहुत जल्दी में नज़र आते हैं। उन्होंने फारूक लगारी को भी फारिग किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मसले खड़े कर दिए, उन्होंने जहांगीर करामत को भी फारिग किया। तो बहुत तेज़ी से वो अपना सफ़र करना चाहते थे, लेकिन फिर 1999 में, उससे पहले उन्होंने ही जो है वो जनरल मुशर्रफ को लेकर आए थे, वो 2 जनरल्स पे उनको तरजीह दी थी, इसके बावजूद कि अली कुली खान जो सीनियर मोस्ट थे। तो ये एक तसलसल आपको नज़र आता है। और फिर 2016 में जब वो निकाले गए तो फिर 2017 में उनको सज़ा हुई तो उन्होंने पूरा एक पोजीशन ली, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन ली कि उनको किस तरीके से निकाला गया है, क्या साजिश हुई है। तो जाहिर है उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ
और फिर हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा पहले बलूचिस्तान में जो है वो तब्दीली जो आई है उसमें हमें नज़र आया कि कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि जिसकी वजह से उधर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक बगावत हो जाती है और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन जाती है। फिर 2018 के इलेक्शन में यही MQM, यही बलूचिस्तान अवामी पार्टी, PMLQ ये मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर सेनेट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आती है तो 64 आदमी होते हैं हासिल बिदंजो के और उनके सादिक संजानी के खिलाफ। और फिर ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो पता चलता है कि 14 वोट गायब है, उसमें कहीं और पड़ गए। तो ये सारा तसलसल जो था ये, और इसी बयानिए ने नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को पॉपुलर करने में मदद की। प्लस इमरान खान साहब ने जो उस्मान बुज़दार के जरिए पंजाब चलाना शुरू किया उसके नुकसानात। लेकिन फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आता है तो हमें ये नजर आता है कि वो सारी जमातें जो इमरान खान साहब के हक में थी और उनके साथ कोalition में थी, वो सारी जमातें जो हैं अब PDM के साथ चली जाती हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ चली जाती हैं, पीपल्स पार्टी के साथ चली जाती हैं और इमरान खान आउट हो जाते हैं। जब वो आउट होते हैं तो उसको लोग कबूल नहीं करते और उसको कबूल ना करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और वो एक टर्निंग पॉइंट था PDM के लिए कि अगर वो फौरन इंतखाबात करा देते तो शायद आज जो सूरत हाल थी उससे बहुत मुख्तलिफ होती। इमरान खान को वो स्पेस नहीं मिलता जो फिर 16 महीने की गवर्नमेंट में PDM ने उनको दे दिया और जाहिर है एक तो उनकी सिंपैथी बढ़ी, दूसरे उस हुकूमत की जो अनपॉपुलर फैसले थे उसने नुकसान उठाया। ये सारी चीजें प्लस होती चली गई इमरान खान के हक में, जो आज तक किसी न किसी शक्ल में प्लस हमें नजर आ रहा है। आप नसरुल्लाह मलिक साहब या मोहसिन बेग साहब पंजाब की सूरत हाल को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। पंजाब में ग्राउंड बहुत बदल गया। नवाज शरीफ साहब 3-3.5 साल मुल्क से बाहर रहे, जब वापस आए उन्हें अंदाजा हो गया था, वरना तो स्टेज उन्हीं के लिए था। अगस्त का इलेक्शन इसीलिए मुलतवी हुआ था अक्टूबर या नवंबर में जो होने वाला था कि नवाज शरीफ साहब को ज्यादा स्पेस दिया जाए। उन्हें अंदाजा हो गया, इसीलिए आज वो हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत में नहीं है। मोहसिन बेग साहब, ये जो मलिक साहब ने बात की है कि PTI के अंदर भी बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, खान साहब ने भी ये कहा कि कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी है विद इन PTI टू ब्रेक PTI इन मैनी फैक्शंस? देखिए, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी ये नहीं होगा। वो नए लोग हैं, मेजॉरिटी उसमें नए लोग जीत के आए हैं और वो उनका पहला टाइम है किसी भी पार्लियामेंट के अंदर। मेजॉरिटी ऐसी थी जो बेचारे खुद अपने ताई अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद काउंसलर ना जीत पाते। तो एकदम वो रिवोल्ट करना, ओपन होके आ जाना, मेरा ख्याल में ज़रा मुश्किल होगा। हाँ, इस सेनेट के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा जो KPK में होंगे, वहां आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर नजर आएगा कि कितने लोग पैसे लेके किसको जितवाते हैं। तो वहां से ये पिछली बार भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। खान साहब ने को 20 लोगों MPO को निकाल दिया था। तो इतनी जल्दी ओपन होके रिवोल्ट नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनकी लॉयल्टीज तरीके इंसाफ के साथ नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो आ गए नेचुरली। वो चाहेंगे कि हम अपना जो है, उनको पता है आगे भी चांस शायद ना मिले। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो PTI की इंटरनल डिवाइड की बात हो रही है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं PMLN के, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करेंगे जिसका PMLN के फेस से ताल्लुक़ नहीं है। वो पहले ये कहते हैं कि नकवी साहब की मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म नहीं बने, अदरवाइज़ बनवाना पड़ जाता। फिर वो ये कहते हैं कि उनसे दरख्वास्त की जा सकती है कि वज़ीर आज़म को आँखें ना दिखाएँ। तो नून लीग के अंदर भी मसला है डिसइंटीग्रेशन का। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत है, ये आप इसमें तो कोई शक नहीं, ये मखलूत हुकूमत है। और मखलूत हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, उनके इत्तेहादी हैं, और उसके साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के भारत सपोर्ट से जो सियासी मैदान के अंदर मौजूद हैं। इसलिए ये छोटा मोटा इख्तलाफ तो आपको नज़र आएगा। इस पर यकीनी बात है रिस्पांस जो है वज़ीर आज़म नहीं देंगे। अगर कहीं इख्तलाफ होगा, कहीं राना सनाउल्लाह साहब का आपको बयान नज़र आ जाएगा, कहीं किसी और लीडरशिप का बयान नज़र आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़ाई होने वाली है। इसलिए कि इस बात को भी समझना मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, इन तीनों की सियासत जो है इस वक्त वो इस तरह स्टेक पे है
कि जो भी हुकूमत में आ चुका है उसको अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना है। अगर फौरी हुकूमत पीपल्स पार्टी या PMLN ख़त्म करते हैं तो उनको इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो मदर साहब बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी मौजूद है PTI की, ये अलग बहस है, डिबेट है कि पॉपुलैरिटी कैसे है। देखिए मैं आपसे 2-3 जुमलों में अर्ज करूं, इस मुल्क के अंदर हम कहते हैं अवाम बड़े बाशऊर हैं, हम कहते हैं अवाम बड़ी सोच समझ के फैसला करते हैं, लेकिन इस मुल्क में बयानिए की सियासत होती है। वो झूठ पे हो सच पे हो, इससे कोई गर्ज नहीं होती। परफॉर्मेंस की सियासत नहीं होती। अगर मियां नवाज शरीफ कुछ गलत फैसले ना करते, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं आपको, पंजाब की सियासत को सामने रख के, अगर मियां नवाज शरीफ ये गलत फैसला ना करते कि वो प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद में लैंड होते, वहाँ उनके जो है वो थंब इम्प्रेशन लिए जाते, फिर लाहौर में उनको लाया जाता, फिर हेलीकॉप्टर से उनको जो है वो शाही किला उतारा जाता और मीनार पाकिस्तान जाके वो जलसा से खिताब ना करते, मियां नवाज शरीफ लाहौर में उतरते, गिरफ्तारी दे देते, थाना शादमान में बंद हो जाते, सुराखों के पीछे से उनकी एक तस्वीर रिलीज हो जाती, मरियम नवाज साहबा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती और वो चीख पुकार रही होती कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को थाना शादमान में बंद कर दिया गया, ये जुल्म जाती है। पंजाब के इलेक्शन के नतीजे कुछ और होते। मतलब ये इमरान खान साहब अगर अपनी टांग पे पट्टी बांध के 6 महीने ना गुजारते, फायरिंग के इल्जामात फौजी अफसरान के ऊपर ना लगाते, इमरान खान साहब अमरीकी जो है एब्सोल्युटली नॉट का जो एक जाली बयानियां ना देते, एक साइफर ना लहराते और साथ मजहबी टच शामिल ना करते, इमरान खान साहब का वोट बैंक डिफरेंट होता। सही। मदर साहब आप अग्री करते हैं इससे कि देखें ये बात तो इससे तो इख्तलाफ करना मुश्किल है कि अब ऑप्टिक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब सिर्फ ये है कि बयानिया क्या है, अब जो मंशूर वगैरह है वो सब पीछे रह चुका है। तो आपको लगता है कि अगर ऑप्टिक्स बेहतर कर लिए जाएँ, मार्केटिंग कैंपेन्स बेहतर कर ली जाएँ, सोशल मीडिया कैंपेन बेहतर कर ली जाए, तो फिर परफॉर्मेंस वगैरह रेलिवेंट हो जाती है पाकिस्तान के सियासी सारे सेटअप में? देखिए परफॉर्मेंस सही कह रहे हैं मलिक साहब, ओवरऑल तो जो मलिक साहब बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ों को बिल्डअप भी किया जाता है, करवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं होते, इश्यूज होते हैं, उसको सिर्फ कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। आप MQM की फॉर्मेशन देख लें कि MQM जब बनी तो वो कौन से इश्यूज थे, और वो इश्यूज थे जो डायरेक्टली उस कम्युनिटी को हिट कर रहे थे, इसलिए लोग उस तरफ गए, उससे अट्रैक्ट हुए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ कि स्टेज की जाती हैं। अब मियां नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली का 80 के दिहाई में, और मलिक साहब सबसे ज़्यादा क्लोजली उनको फॉलो करते रहे हैं, देखते रहे हैं, जानते हैं कि कोई अमल दखल नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनको एक खास पर्पस के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंडक्ट किया गया। वो नहीं तैयार थे, बड़े मियां साहब जो है नहीं तैयार थे। उनसे कहा जी आप नहीं तो चले अपने बच्चों को जो है वो कर दें। सबको पता है कि जनरल जिलानी ने, जनरल ज़िया के कहने पे, ब्रिगेडियर क़य्यूम, ये सारे लोगों ने किस तरीके से और फिर उस चीज़ को बिल्डअप किया गया, और फिर मियां साहब की अपनी परफॉर्मेंस, और मियां साहब ने जो है अपनी परफॉर्मेंस से फिर जब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी पोजीशन पर आए। हम ये कहें कि परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, अगर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती तो जो शहबाज शरीफ का एक जो पूरा उसको उनको क्रेडिट दिया जाता है वो क्या चीज़ है? बिल्कुल। मोहसिन बेग साहब आप क्या समझते हैं, ये जो नकवी साहब के हवाले से मलिक साहब ने भी बात की कि इस तरह के इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है ना कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हमारी वो रेट नहीं है जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, इसीलिए एज एन इंश्योरेंस और सिक्योरिटी हमने 2 से 3 लोग काबीना में शामिल किए हैं हुकूमत की सेहत बेहतर रखने के लिए। तो ये मामूली बात है या फिर इसका रेट से ताल्लुक है, मैंडेट से ताल्लुक है? देखिए राना साहब ने जो बात की है मैं समझता हूँ बहुत ही नपे तुले अंदाज में बहुत बेहतर बात की है और हकीकत पर मबनी है। ये हुकूमत जिस तरीके से शहबाज साहब चला रहे हैं, देखें इस हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत हैं और ये शायद पाकिस्तान में हालात और जमहूरियत के लिए ये शायद आखिरी चांस है। अच्छा, अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करती और ये कम से कम 2 साल में इसको एक समत में जाना है और जो मईशत है उसको बेहतर करना है, उसके लिए आप ये कंप्रोमाइज समझ लीजिए। जो लोग आए हैं डायरेक्टली हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई है तो उसको बर्दाश्त करना ये वक्त की शायद ज़रूरत बन गया है। हालांकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि कोई इस तरीके से इंडक्ट हो। तो मैं समझता हूँ राना साहब ने थोड़े अल्फाज में बहुत बड़ी बात की है
इसको यही रहने दीजिए। जो मदर साहब ने बात की है, थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूं जी जी। कि देखिए, कोई भी लीडरशिप जब क्रिएट किया जाता है, वैसे तो लीडर बाय बर्थ होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके लिए पूरा एक स्टेज लगाया जाता है कि इसको किस तरीके से पॉपुलर करना है, और अगर कोई पॉपुलर है तो उसको इस तरीके से पब्लिक में लेके जाना है कि वो एक बहुत ही महात्मा और सिंपथाइज किस्म का उसको रिस्पॉन्स मिले। खान साहब को भी लॉन्च करने का जिन्होंने भी सोचा, उन्होंने पहले उसको रिलीफ का काम करवाया, शौकत खानम बनवाया, उसके बाद वो पॉपुलर तो था ही, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किया। ये मैं इस्लामाबाद में बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मुशर्रफ साहब दौर की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तरीक इंसाफ ने कहा वो शायद मुझे शू करेंगे, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा। अमेरिकन एम्बेसी ने पहला घर रेंट पे खान साहब को लेके दिया, तो मैंने उससे पूछा कॉन्सुलेट से, मैं कहा व्हाई यू पेइंग द रेंट? उसने कहा यू विल नो। तो वो इसको प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने बहुत पैम्पर किया इस शख्स को, और इसी तरह हमारी स्टैब्लिशमेंट ने भी इसको पैम्पर किया। लेकिन बदकिस्मती ये है, शायद इनके एस्टेब्लिशमेंट में के निमक में कुछ चीज है, जिसको ये पैम्पर करते हैं वो आगे से, हाँ, जिसको नहीं करते वो शायद इनका लिहाज करता है। अच्छा। जिसको ये ज्यादा पैम्पर करते हैं वो इनके आगे सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो आज तो एंटी अमेरिकन और वो इन्हीं का गिरेबान पकड़ता है। अब तो एंटी अमेरिकन स्ट्रगल का उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कॉन्सुलेट ने घर लेके दिया था उनको? कहाँ, नहीं मुजम्मल साहब कहाँ हैं? जी जी। वो उधर से लॉबिंग 3 फर्में हायर कर ली हैं, रोज पैगाम आ रहे हैं। जी जी। उनके लोग तीनों लॉबिस कंपनीज जो हैं एक सेनेट कमेटी में जा रहे हैं। कोई, ये मैंने बताया, ये 2 नंबर शख्स है। पता नहीं इस कौम को क्या है कि इतना मुंह पे झूठ बोलने वाला शख्स भी कभी लीडर बन सकता है, और जिसका मॉरल कैरेक्टर ये हो। मैं नहीं कहता ये ऑडियोज, ये चेक करवा लीजिए, जितनी बातें इसके ऊपर ऑडियोज आई हैं, वीडियोज आई हैं, वो क्या जाली हैं, लेकिन लोग इसको महात्मा मानते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को लीडरशिप मिल गई है, और ये हालात हमारे मुल्क के इसी वजह से हुए हैं। ठीक है मलिक साहब, एक तो इस पे कमेंट कर दें आप कि जो वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सारा सिलसिला चला, क्योंकि खान साहब के बारे में तो हम देख चुके हैं कि इट इज़ स्पैनिंग ओवर डेकेड्स। ये कोई एक शख्सियत की बात नहीं है जिसने उनको सियासत में असिस्टेंस प्रोवाइड की। दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी आपको क्यों इतना कॉर्नर पे दिखाई देती है सारी सूरत हाल में? कोई ख़ास बयान नहीं सामने आता या कुछ और? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो पहली बात यह है कि हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किसी मुल्क की, या बिलखसूस पाकिस्तान की, वो एक स्टेटस को है। उस स्टेटस को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि सियासतदान जब कंप्रोमाइज्ड होंगे, जब आपका मीडिया कंप्रोमाइज्ड होगा, जब आपकी जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड होगी, आपकी सोसाइटी कंप्रोमाइज्ड होगी। अब यह है कि उससे स्पेस ली जा सकती थी। स्पेस लेने के लिए आपको परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए थी, आपको ये साबित करना चाहिए था कि सियासतदान ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं, सियासतदान ज़्यादा शऊर रखने वाले लोग हैं, सियासतदान आपस की गंदी लड़ाइयाँ मैं कहता हूँ उसमें नहीं पड़ते, बल्कि सियासतदान जो हैं वो डिलीवर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सियासत होती है इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए। अभी आप इंतखाबात अभी जो हुए हैं उसके नतीजे में देख लें, ये पहली की हुकूमत देख लें, हर शख्स चाहता है कि उसे वज़ारत मिल जाए, जो भी मुंतखब हो क्या है, वो चाहता है उसकी गाड़ी पे झंडा लग जाए। इसलिए ऐसे मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती चली जाती है। सही। अब उसको एस्टेब्लिशमेंट से स्पेस लेने का तरीका था इमरान खान साहब के पास, कि वो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, वो मिडिल दर्जे की सियासत की बात कर रहे थे, वो जो है वो इलेक्टेबल्स को निकालने की बात कर रहे थे, वो परफॉर्मेंस अच्छी बेहतर करते, जगह बनाते, स्पेस लेते, आगे बढ़ते चले जाते। सही। मियां नवाज शरीफ को भी 97 में ये मौका मिला था, जिसकी बात की मोहसिन साहब ने, मदर साहब ने, कि वो बड़ी जल्दी में थे। अगर वो भी आस्ता आस्ता चीज़ों को एंगेज करते चले जाते, नवाज शरीफ एक पॉपुलर लीडर बन चुके थे, बड़े फैसले ले रहे थे। इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, बिल्कुल, लेकिन सियासतदानों की गलतियों की वजह से आज नौबत यहाँ पे है। मदर साहब, शॉर्टली ये अब इंस्टेबिलिटी के हवाले से कमेंट कर दीजिए ईद के बाद। देखिए, हमारी यहाँ अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी है। अच्छा। हमारी यहाँ जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बरकरार रखी जाती है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, कि हुकूमत की परफॉर्मेंस सारे बयानियों को पलट सकती है। सही। आप लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दें, आप अच्छी गवर्नेंस, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोवाइड करें,
पुलिस सिस्टम को बेहतर करें, आप निचली सतह तक इख्तियारात दें। आप देखें कैसे कैसे क्यों नहीं लोग आपकी तरफ मतलब राग़िब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह करटेल करते हैं इंस्टेबिलिटी को ईद के बहुत बाद। ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मदर अब्बास साहब मौजूद थे, मोहसिन बेग साहब मौजूद थे, नसरुल्लाह साहब मौजूद थे। आप तीन शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।